हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी दमदारी से कर रहे होंगे। देखो, आपने जो मैंने एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स, उनके नेम है ना, और क्या कहते हैं उनका एटॉमिक मास, क्रमांक, नंबर वगैरह सब कुछ याद कराया था। तो आशा करते हैं आपने याद कर लिया होगा। अब हम आगे अपनी केमिस्ट्री वाले पार्ट को, यानी हाई स्कूल की साइंस है उसमें पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब खुद देखो, अपनी एनसीईआरटी की पुस्तक है, वहीं से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल। ठीक है ना, एनसीईआरटी की पुस्तक है, वहीं से शुरुआत करेंगे, उसी से जैसे जैसे इसमें समझाया गया है उसी को समझेंगे आगे। क्योंकि हमें एनसीईआरटी के सिलेबस से कराएंगे तो सारे क्वेश्चन उसी से मिलने वाले हैं, है ना। फालतू की ज्यादा बकवास नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है अपना। तो बहुत ही जल्दी टू द पॉइंट पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है ना। तो इसे समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। देखो, रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले, रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमारे परिवर्तन सीखने होंगे। हमें कुछ परिवर्तन परिवर्तन तो बहुत सारे होते हैं। 8th क्लास में हमने बहुत सारे परिवर्तन पढ़े, लेकिन उसमें मेन चीज दो पढ़ेंगे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो इनके बारे में थोड़ी चर्चा करें तब हम रासायनिक अभिक्रिया पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। देखो, पहला नंबर भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, यहीं से पेयर बनाना आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, कल जो लास्ट लेक्चर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाया था, वहीं से फेयर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ ना बने, आकृति बदल जाए, रूप बदल जाए, रूपरेखा उसकी बदल जाए, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बने, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे कागज का फटना, कागज का फटना। ठीक है ना, कागज फट जाएगा, उसका आकृति बदल जाएगी, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बना हमारा। ठीक है ना, आई बात समझ में। मोम का पिघलना, मोम पिघल जाएगा, पिघलने के बाद भी मोम रहता है, वो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा नंबर, रासायनिक परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिनमें क्या कहते हैं, रासायनिक तत्व बदल जाता है, यानी कह सकते हैं दूसरा नया पदार्थ बन जाता है। रासायनिक गुणधर्म परिवर्तन हो जाते हैं, यानी परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, यानी नया पदार्थ बन जाता है, उसे कहते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। यानी जैसे बताएं हम, कागज का जलना, आप समझ सकते हैं कागज का जलना। कागज जब जल जाएगा तो राख बनेगी आपकी, है ना, और CO2 गैस बनेगी, तो नया पदार्थ बन गया। ठीक है ना। दूसरा, आम का पकना, आम का पकना, आम पक जाएगा तो पूर्व स्थिति में लाया नहीं जा सकता, कच्चा बनाया नहीं जा सकता, तो भी हमारा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। एक और इसमें एक और कंसेप्ट है भौतिक परिवर्तन में, अगर क्या कहते हैं कोई परिवर्तन हो गया तो उसमें पूर्व स्थिति में उसे लाया जा सकता है। जैसे गेंद का पिचकना है, गेंद पिचक गई तो ये भौतिक परिवर्तन है, उसको फिर फुला दें तो फिर फूल जाएगी, उसी स्थिति में फिर आ जाएगी, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना। लेकिन दूध का फटना, दूध फट गया तो फटने के बाद दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये हमारा रासायनिक परिवर्तन। कई तरह से बता सकते हैं परिवर्तनों को। ठीक है ना, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। हाँ, तो अब इसी में आगे और बढ़ना है। जैसे हमने रासायनिक परिवर्तन पढ़े हैं, तो रासायनिक परिवर्तन होता है जैसे आम पक रहा है, कच्चा आम है, कच्चे आम से धीरे 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 प्रोसेसिंग होते हुए पक गया, तो इसमें बीच में कुछ अभिक्रिया हुई है ना, अभिक्रिया, तो यही अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या दूध फटा, या दूध का दही में परिवर्तन हुआ, दूध का दही का जमना, दही का जमना यानी दूध से दही बना, तो दूध से दही बनने में जो 5-6 घंटे लगे, इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, कोई अभिक्रिया हुई ना, इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक या अनेक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इनकी परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा आनी चाहिए आपसे। ठीक है, यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल यहीं से है। मेरे पास ये क्या कहते हैं एनसीईआरटी की पुस्तक रखी हुई है, तो है ना। हाँ, तो इनकी मैं परिभाषा लिख दूं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप फेयर बनाएंगे तो फेयर में थोड़ा हो तो सही रहेगा, है ना। जिन परिवर्तनों में, जिन परिवर्तनों में पदार्थ का
रंग रूप आकृति आकार, आकृति आकार, आकार बदल जाता है, बदल जाता है। ये बिल्कुल मैं देसी भाषा में लिख रहा हूँ, सामान्य तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। बदल जाता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण भी आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे पहला नंबर लिखो, कहते हैं कागज का फटना, कागज का फटना, ठीक है ना। दूसरा लिख सकते हैं आप मोम का पिघलना, मोम का पिघलना आपकी पुस्तक में बहुत दिया है, मोम का पिघलना, पिघलना आदि, ठीक है। इस तरह से आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप बता सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसे ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक गुण धर्म बदल जाते हैं, यानी अर्थात कोई नया पदार्थ बन जाता है, कोई नया पदार्थ बन जाता है, इसको भी लिख सकते हैं जिन, अरे भाई ये बड़ा दिक्कत करता है, जिन परिवर्तनों में पदार्थ के रासायनिक रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं, बदल जाते हैं, अर्थात दूसरा बात कह दे रहा हूं, अर्थात कोई नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, क्या कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है। जैसे 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 मोमबत्ती का जलना या फिर कागज का जलना, कागज का जलना लिख दे रहा हूं, कागज का जलना, देखो अंतर समझो, ये फटा है, कागज फटना, कागज हमने फाड़ दिया, कागज में फाड़ दिया, दो हिस्से हो गए उसके, तो भौतिक परिवर्तन, उसकी आकृति बदल गई है ना, केवल कोई नया पदार्थ नहीं बना, ठीक। लेकिन कागज जल गया तो नया पदार्थ बना, CO2 गैस बनेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा आम का पकना, आपकी पुस्तक में आम का पकना दिया है, आम का पकना, कच्चा आम था, पक गया, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर वो तो क्या कहते हैं आम तो आम ही रहा, कच्चा पक्का आम तो आम ही है, लेकिन उसको पके हुए आम को कच्चे आम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, समझ रहे ना। ये जो मोमबत्ती का पिघला है, मोम पिघल गया तो पिघले हुए मोम से मोमबत्ती फिर बनाया जा सकता है। कागज फट गया है, वो कागज ही है, उसको कागज चिपका के कागज बनाया जा सकता है, या फिर उसको रिसाइकिल करके कागज बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमने कागज जला दिया तो रिसाइकिल करके कागज नहीं बनाया जा सकता, समझ रहे हो बात को। ऐसे ही आम पक गया तो पकने के बाद कच्चा नहीं हो सकता वो, यानी ये पुनः उस स्थिति को पुनः नहीं प्राप्त किया, ये अवक्रिया, ये परिभाषा को और भी बदल सकते थे, ये मैंने एक सामान्य परिभाषा दिखा दी है ना। ऐसे परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है लेकिन पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता, है ना। हाँ, ये क्या कहलाता है, अपना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ना। दूध का फटना, दूध फट गया, दूध से पुनः दूध से पुनः हम फटे हुए दूध से दूध प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। बात समझ में आ रही। ये हमारा रासायनिक परिवर्तन। अब इसी से हम रासायनिक अभिक्रिया को समझें, जो हमारे चैप्टर का नाम है। हमारे चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक या अनेक पदार्थ मिलकर आपस में संयोग करके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। आगे बात समझ, तो इसे भी लिखेंगे। सारी डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन है वो लिख लिख के मैं समझाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट लिया करो, तुरंत अपना नोट कर लिया करो, आप वीडियो को बंद करके नोट कर लिया करो। मैं लिख के ही, मैंने आज तक जो भी साइंस पढ़ाई है वो लिख के ही पढ़ाई है, सारी सारी डेफिनेशन मैंने लिखाई है,
आप लिखो, ऐसे नहीं बोल के केवल समझा दियो, ऐसा नहीं है, मैंने लिखाया है, तो आप उनको लिखो और याद करो, ठीक है। टू द पॉइंट बिल्कुल पढ़ाऊंगा, समय कम है अपने पास और काम ज्यादा है थोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, अगली हेडिंग रासायनिक अभिक्रिया। अब समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो आप समझ तो चुके हैं आराम से, मैं 2 बार समझा दिया। क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक या अनेक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो याद करने के लिए लिखो इसे, सुन तो लिया लेकिन लिखो जरूर। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक या अनेक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। चलो मैंने अभिक्रिया लिख दिया है, तो यहां भी मैं अभिक्रियाएं लिख दे रहा हूं, है ना, क्योंकि मैंने बहुवचन बना दिया, तो यहाँ भी वही होना चाहिए, तभी सही रहेगा, है ना। अब सही है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक या अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। अच्छा, उदाहरण लिखना चाहो उदाहरण लिख सकते हो, कोई सा उदाहरण लिख लो अपना, जो फेमस है अपनी एनसीईआरटी में जो पहला उदाहरण दिया है, वो है मैग्नीशियम रेवन का। यानी इसने मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये हमारी रासायनिक प्रक्रिया हुई है। जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अपने पढ़ा था, एमजी पढ़ा था ना, मैग्नीशियम रेवन को ऑक्सीजन की उपस्थिति, O2 की उपस्थिति में जलाया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ MgO प्राप्त हुआ है, एम जी, एम जी कैपिटल है, ठीक है। एम जी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे क्या कहेंगे, सफेद चूड़ा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सही है ना। हाँ, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, इसकी उपस्थिति में जलाने के बाद MgO बना है। देखो एक पदार्थ है, दूसरे पदार्थ से संयोग करके क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया, ये हमारा नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई, रासायनिक अभिक्रिया हुई। ये संतुलित नहीं है, अभी संतुलित मैं आगे सिखा रहा हूँ, इसमें हमें 2 लगाना पड़ेगा संतुलित करने के लिए, और यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब तब संतुलित हुआ, संतुलित पे बात अभी पहुंच रही, तब समझाऊंगा, ठीक है। आगे पहुंच रहे समीकरण पढ़ेंगे हम, रासायनिक समीकरण 2 टाइप के, कंकाली और संतुलित समीकरण, है ना। तो उन दोनों को जब समझेंगे तब समझाऊंगा, ठीक है। वैसे आप और समझना चाहे समझ लो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु, इसमें एक ही है, तो हमें 2 करने के लिए 2 से गुणा किया, तो 2 हुए, तो 2 किया तो हमारे एम जी भी 2 हो गए, एम जी 2 हो गए, तो हमें यहाँ 2 से गुणा करना पड़ा, इसलिए ये बराबर हुआ, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। इसे मैं द्वारा भी लिखूंगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे उदाहरण है, नया नया रोजाना उदाहरण याद करेंगे तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। मेमोरी तो नहीं याद हो पाएंगे, एक ही उदाहरण से हम कई बार काम चलाएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे आगे रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। तो ये जो लिखा हुआ है, ये रासायनिक समीकरण, ये क्या है, रासायनिक समीकरण, इसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, अब अभिकारक उत्पाद और समझ लो इसी में, अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, जो देखो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वो कहलाते हैं अभिकारक। वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक। 2 या 2 से अधिक पदार्थ तो हो सकते हैं, वो अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। और जो अभिक्रिया करने के बाद प्राप्त होता है, वो कहलाता है अपना उत्पाद, ये अपना उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद, प्रोडक्ट है, ठीक है। आगे बात समझ, यानी तीर से, ये जो एरो का निशान, उससे लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं और राइट हैंड साइड में उत्पाद होते हैं,
ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। यानी ये तीर है, तीर का निशान है, इधर जो भी तत्व लिखे होंगे प्लस में 1 2 4 10 जो भी होंगे वो सब अवकारक होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, अवकारक, ठीक है। और ये जो बाद में होंगे यहाँ पे जो भी बनाएंगे अपने एक या दो जो भी बने वो उत्पाद होगा, उसे कहेंगे उत्पाद। तो क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें अभिकारक उत्पाद, अभिकारक उत्पाद शब्द आते रहे तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ही अभिकारक शब्द आए तो आपको तुरंत पता चल जाने की लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, उत्पाद शब्द आए तो आपको पता चल जाना चाहिए राइट हैंड साइड की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बता रहे हैं, रासायनिक समीकरण में, रासायनिक समीकरण अभिकारक में भाग लेने वाले परमाणु, बनने वाले उत्पाद में भाग लेने वाले परमाणु या फिर पदार्थ, पदार्थ उनको संकेत तथा उनको शब्दों में लिखना, शब्दों में लिखें या फिर संकेतों में लिखें, तो हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, तथा बनने वाले उत्पाद को, बनने वाले उत्पाद को शब्दों तथा संकेतों में लिखना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण दो टाइप के होते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, ये तो रासायनिक अभिक्रिया की बात थी, हटा दें इसको। अब समीकरण समझे, रासायनिक समीकरण। तब देखो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, तो क्या बता रहा हूं मैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पादों, अभिकारक में भाग लेने वाले परमाणु, बनने वाले उत्पाद में भाग लेने वाले परमाणुओं को शब्दों तथा संकेत में लिखना क्या कहलाता है, हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी हम शॉर्ट में अच्छी परिभाषा लिख लेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद में उत्पाद को शब्दों तथा, हाँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया, अभिकारक यानी लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, ठीक है, अभिकारक तथा उत्पाद, उत्पाद को शब्दों, अरे किसी से डिनोट तो करें, या तो शब्दों में लिखेंगे या फिर संकेतों में लिखेंगे, शब्दों या संकेत, या संकेतों में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। जैसे हमने अभी लिखा था उसी को फिर लिखेंगे दोबारा, है ना, या फिर दूसरा लिखेंगे, जैसे लिखते हैं कार्बन को, कार्बन देखो, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, दूसरा उदाहरण ले लिया हमने, ठीक है। ये हमारा अभिकारक हो गया, कार्बन शब्द शब्द में लिखा है बिल्कुल, है ना, हिंदी में, ऑक्सीजन में हिंदी में लिखा है, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये हमारा शब्द समीकरण, शब्द रासायनिक समीकरण, समझ रहे हैं ना, ये मैंने शब्दों में लिखा है इसको, ये हमारा शब्द रासायनिक समीकरण, सही है ना। इसी को मैं अगर संकेत में लिख दूं, जैसे कार्बन को लिखूंगा सी, ऑक्सीजन को O2, इजकल टू बनेगा हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये संकेतों लिख दिया, इसको कहेंगे संकेत रासायनिक समीकरण, क्या कहेंगे, संकेत रासायनिक समीकरण, मैंने शॉर्ट में ही लिख दिया है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, उसे क्या कहेंगे हम, शब्द समीकरण, इसको कहेंगे संकेत समीकरण, दोनों बात समझ में आएगी। रासायनिक समीकरण में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये समीकरण दो प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, फेयर बनाओ ऐसे करके लिखो, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, कौन सा, पहला नंबर कंकाली रासायनिक समीकरण,
कंकाली रासायनिक समीकरण कैसे, क्या कहेंगे इसको? कंकाली गंत लिखा है, यहाँ डंडा लगे, कंकाली रासायनिक समीकरण यानी ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक में बनने भाग लेने वाले परमाणु तथा उत्पादन बनने वाले परमाणु, जो भी उत्पादन बने हमारे परमाणु, उनकी संख्या बराबर नहीं होती है, वो कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक भाग लेने वाले परमाणु और बनने वाले उत्पादन परमाणु की संख्या समान होती है, वो हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण एक नंबर में कई बार पूछा है, आपको लिख के याद करना चाहिए। ठीक है, हाँ लिखो, मेरे साथ लिखो। ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसे कर लो चाहे, ऐसे अच्छे लगते, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें जिनमें अभिकारक अभिकारक में परमाणु की संख्या परमाणु की संख्या तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, क्या कहेंगे हम? अभिकारक परमाणु संख्या उत्पादन परमाणु संख्या समान नहीं होती, हमारे क्या कहलाते हैं? सभी कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। इसमें उसी उदाहरण को लिखो, पहले वाले को, Mg प्लस O2 इक्वल टू MgO। देखो, इसमें ऑक्सीजन 2 है, इसमें ऑक्सीजन 2 नहीं है, 1 है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया कंकाली रासायनिक समीकरण। इसी इसी एग्जाम्पल को आगे लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, पर उसको इसमें संतुलित कर देंगे। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। केमिस्ट्री में बहुत सारी बातें, अगर तुम सब बातों को क्या कहते हैं खंगोल खंगोल के देखोगे तो बस बिगड़ जाएगी बात। आपको केवल अपना टू द पॉइंट याद रखना है, पेपर ही तो करना है 10th का, उसके बाद देखना जो भी करना है। ठीक है, 10th तक आपको क्या करना है? टू द पॉइंट, उदाहरण, एग्जाम्पल, परिभाषा सहित याद करनी है, क्योंकि परिभाषा सहित विद उदाहरण पूछा जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण को उदाहरण सहित समझाई। ठीक है ना, इस तरह से, तो वहां पर तुम भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। आपको पूरा परिभाषा भी आना चाहिए, उदाहरण भी। तो मैं उदाहरण आपको इस तरह से लिखाऊंगा कि आप भूले ना। समझ में आ रही बात का? नहीं, आपको मैं ऐसे उदाहरण लिखाऊंगा, आप भूले ना, उन्हीं उदाहरणों को बार बार लिखो। ठीक है, तो भूल ना पाए। ये हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण हो गया। इसी को अगला पढ़ेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। तो मैं ऊपर वाले इसको हटाऊंगा, हटा दूं इसको, रासायनिक समीकरण इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने परिभाषा तो बताई दी संतुलित वाली, मैं केवल लिख रहा हूं, है ना। देखो, अब हम लिखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप लिख ले, मैं बोल दे रहा हूं। देखो, यहीं से बिल्कुल लिखना शुरू करें। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक परमाणु संख्या तथा उत्पादन परमाणु संख्या समान होती है, इस नहीं को हटा देंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा में लिखेंगे इसको, तो इस नहीं को हटा देंगे, बस पूरी परिभाषा हो जाएगी। और इसको संतुलित करके इसी उदाहरण में लिखेंगे, Mg प्लस O2 इजकल टू MgO। इसमें ऑक्सीजन 1 है, इसमें 2 है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 2 से गुणा करें, यहाँ Mg 2 हो गए तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये असंतुलित है, यानी ये कंकाली समीकरण है। ठीक है ना, एक और बात समझ लो, ये जो Mg लिखा है ना, या फिर ऐसे समझो, O2 लिख के बता दे रहा हूँ, O2 लिखा है, O2, ये 2 है ना, ये परमाणुओं की संख्या है। ये कौन है? परमाणु। और यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे ये वाला 2, ये अणु है। ये क्या है? अणु। ठीक है, तो आपको अगर अपनी इच्छा से बढ़ाना है तो अणुओं की संख्या बढ़ा सकते हो। तुम ऐसे नहीं कि यहाँ पे तुम गुणा कर दो, यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे कर दो, है, यहाँ नहीं कर सकते, परमाणु संख्या नहीं बढ़ा सकते आप। इसका लॉजिक है, वो आगे क्लास में आप सीखोगे धीमे धीमे, या फिर 9th में भी था, 9th में सीखा होगा तुमने, यहाँ पे मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको सीखना है, आपको केवल अणुओं की संख्या को कम बढ़ करना है, मल्टीप्लाई करके आपको अणुओं की संख्या बदलना है, ना कि परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे O2 लिखा है तो Mg2 नहीं लिख सकते आप, ठीक है, गलत हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये हमारा रासायनिक समीकरण हो गए। अब बात ये आती है, अपनी एनसीईआरटी ये कह रही है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है, ये दिया है इसमें हेडिंग, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसको सीखेंगे। ठीक है, तो देखो हमने 9th क्लास में, ये पुस्तक बता रही है कि 9th क्लास में पढ़ा है और पढ़ा भी है कि द्रव्यमान संरक्षण का एक नियम होता है। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, वो क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु बनता है नया, ना ही किसी परमाणु का विनाश होता है। ना तो कोई नया पदार्थ बनता है, ना ही किसी पदार्थ का विनाश होता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो अभिकारक में परमाणु संख्या, उत्पादन परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, और समान होना चाहिए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, ये तो परिभाषा होगी। बात समझो, जैसे बताया जाए, और हम अपना व्यवहारिक उदाहरण ले ले रहे हैं। जैसे मान लिया कि हम शरबत बना रहे हैं, शरबत, तो हमने 1 लीटर पानी लिया है, ठीक है, 100 ग्राम चीनी डाली है, और जो भी नींबू पानी जो भी डाला है, तो डालने के बाद जो उत्पाद बनेगा वो जितना हमने माल डाला है, तोला जाए तो बराबर बैठेगा नहीं बैठेगा, बताओ, बैठे कम तो बैठेगा नहीं। तो यही है, देखो हमने जो पदार्थ बनाया है, जितने पदार्थ डाले हैं पहले, और दूसरा जो पदार्थ बना है वो उतने, उसमें वजन है वो कैसा बराबर है, या द्रव्यमान बराबर है। ठीक है ना, ये हम अपना व्यवहारिक उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात समझ में? हाँ, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ ना तो बनता है ना ही विनाश होता है उसका, इसलिए हमें रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको सीखना ही सीखना है, मतलब याद करना ही करना है। ठीक है, हटा दें इसको। चलो देखो, अब हमारा क्वेश्चन बनेगा पहला, ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपको लिख के याद करना है। ठीक है, हाँ, किसी रासायनिक समीकरण को समीकरण को संतुलित करना करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। ठीक है, कैसे भी आए घूम फिर के प्रश्न, आपको यही लिखना, आवश्यक। ठीक है ना, हाँ, इसका उत्तर भी मैं लिखूंगा। अब तक जो भी हेडिंग लिखाई है उनमें मोस्ट इंपोर्टेंट यही है। ठीक है, अच्छे से याद करना है आपको। तो मैंने बता तो दिया आपको कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो कोई परमाणु बनता है नया, ना ही किसी परमाणु का विनाश होता है। अतः किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक में परमाणु संख्या और उत्पादन परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, इसलिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो परमाणु न तो परमाणु बनता है, न तो नया परमाणु बनता है, चलो ठीक है, बनता है, और न ही ना तो कोई परमाणु करो, ना तो कोई नया परमाणु बनता है, न तो, तभी अच्छी परिभाषा तभी लिख पाएगी ना। अभिक्रिया में कोई परमाणु
बनता है और न ही उसका विनाश होता है। विनाश होता है। समझ में आई बात? क्या लिखा है मैंने? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी ना तो कोई परमाणु नया बनता है ना ही उसका विनाश होता है। अतः अतः रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया में अवकारक, भाग लेने वाले अविकारक, या फिर यहीं से लिखे अतः अविकारक में परमाणुओं की संख्या तथा उत्पाद परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। ठीक है ना? आगे बात समझो। अविकारक में परमाणु संख्या, उत्पादन परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। इसलिए इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। आवश्यक है। ठीक है ना? आगे बात समझ में? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपको ये जरूर याद करना है। ठीक है? आगे बात समझ में? यानी किसी भी रासायनिक क्रिया में ना तो कोई परमाणु बनेगा ना ही उसका विनाश होगा, इसलिए हमें उसको संतुलित करना आवश्यक है। इसमें कोई सा उदाहरण लिख देना, कोई सा उदाहरण लिख लेना। मैं एक और लिख देना, Zn+H2SO4। अब चलो याद करो इसे। Zn जिंक 30 नंबर पर, ठीक है, जिंक के। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना? तो हमारा बनेगा ZnSO4 + H2। संतुलित ही लिखेंगे, ठीक है, कंकाली समीकरण नहीं लिखेंगे, ये याद रखना है, ये एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है? अब बात आती है कि कोई हमारा कंकाली समीकरण है, उसको संतुलित करेंगे, यानी संतुलित करना सीखेंगे। हमारी परीक्षा में कोई दो समीकरण संतुलित करना आते हैं, दो नहीं तो एक समीकरण आएगा जो संतुलित करना। संतुलित कैसे करें? ठीक है, तो मैं आपको बॉक्स विधि समझाऊंगा। रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए क्या समझाऊंगा आपको? बॉक्स विधि। बॉक्स बना के उसको संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है? तो इस काम को, इसके आगे वाला जो काम है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है? कहां तक? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक। इसके बाद एक लेक्चर होगा अपना कि आपको संतुलित करना सिखाऊंगा रासायनिक समीकरण। उसके बाद एक और लेक्चर होगा, उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया दी है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये 4-5 प्रकार की अभिक्रिया दी है, उनको कराऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 3 लेक्चरों में लगभग फिनिश हो जाएगा। ठीक है? फिर आगे वाला चैप्टर आगे शुरू करें, यानी हमें यही 1 तारीख से पहले पहले खत्म करने अपने 4 चैप्टर, है ना? 4 ही तो चैप्टर है, 4 चैप्टर खत्म करने। तो इसी तरह आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहो, मत करके, है ना, मेहनत से पढ़ते रहो, आपके अच्छे नंबर आएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच।